हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास पेपर 7 से भाषा शिक्षण से है। इसमें कल की क्लास में हमने पठन कौशल पढ़ा था और उसके प्रकार भी हमने पढ़ लिए थे। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और पठन कौशल की शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। पठन कौशल जैसे कि आप जानते ही हैं कि लिखी हुई भाषा को, लिखी हुई किसी भी मतलब शिक्षण सामग्री को पढ़ना पठन कौशल कहलाता है। तो इसमें आज हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे इसकी, कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों को किस किस प्रकार से प्रयोग में लाते हुए हम पठन कौशल को कर सकते हैं। पठन कौशल हम किस प्रकार से कौन सी शिक्षण विधियों के द्वारा उपयोग में ला सकते हैं। इसमें पहला देखो, वर्णबोध विधि। पहली जो विधि है हमारी पठन कौशल की, वर्णबोध विधि। कि वर्णबोध विधि क्या होती है ये देखते हैं हम। स्वर तथा व्यंजन जो है वो इसमें आते हैं। मात्राएं आदि का जो ज्ञान है वो वर्णबोध विधि के कहलाता है। तो स्वर और व्यंजनों को सीखते हुए मात्राओं का ज्ञान जो हम बच्चा सीखता है उससे पठन कौशल को करने में आसानी रहती है। यानी कि स्वर बच्चे सीखेंगे पहले, फिर व्यंजनों को सीखेंगे, कहाँ व्यंजन में कौन सी मात्राएं लगानी है। इस प्रकार से वर्णबोध विधि के माध्यम से सीखते हुए बच्चे पढ़ने में जो लिखी हुई चीज़ है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी कि हमारा जो पठन कौशल है उसको कर सकते हैं वर्णबोध विधि से आसानी से। फिर है दूसरी, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि के द्वारा कैसे पढ़ाया जा सकता है बच्चों को? समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो समान जो ध्वनि वाले शब्द होते हैं, समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं उनको साथ साथ सिखाया जाता है। जैसे कैसे कमल बनता है, कैसे किताब भी बनती है ना। और जैसे क वर्ड से जो जो शब्द बनते हैं वो ख से जो जो शब्द बनेंगे वैसे, मतलब जिस वर्ण से, जिस ध्वनि से, जिस समान ध्वनि जिससे समान उच्चारण हो रहा है, समान ध्वनि प्रतीत हो रही है, इस प्रकार के शब्दों को साथ साथ सिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आ की मात्रा के 10 शब्द बनाओ, 5 शब्द बनाओ, तो बच्चा आ की मात्रा के शब्द बनाना आसानी से सीख जाता है। तो कई प्रकार के कई सारे शब्दों को वो बना देगा क्योंकि उनका समान उच्चारण हो रहा है, समान आ की मात्रा है उनमें। इसी प्रकार से ई की मात्रा के शब्द है, या जो भी जिस प्रकार से समान उच्चारण होने वाले जो शब्द है उनको एक शब्द सीखने के साथ साथ वो कई सारे शब्द बनाना आसानी से सीख जाता है। इस प्रकार से ध्वनि साम्य विधि को हम प्रयोग में ला सकते हैं। फिर है स्वरोच्चारण विधि। स्वरोच्चारण यानी स्वर का उच्चारण विधि। इसमें 12 कड़ी के आधार पर इसको प्रयोग में लाते हैं। जैसे क, का, की, ये हमारी 12 कड़ी जो होती है, इसमें अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। स्वरों उच्चारण विधि में स्वरों का जो उच्चारण है वो 12 खड़ी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। फिर है देखो और कहो विधि। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, देखो और कहो विधि, इसमें शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को कुछ चित्र दिखा सकता है, कुछ चित्र पहेली वगैरह जो भी है कई सारे चित्रों को दिखा सकता है, और फिर उन चित्रों के आधार पर बच्चों को कहानी बनाने के लिए या कोई कविता बनाने के लिए या शब्दों का उच्चारण करने के लिए बोल सकता है। इसमें देखते हैं हम, शब्दों से संबंधित चित्र दिखाकर शब्द ज्ञान कराया जाता है। कई बार देखने, सुनने और बोलने से वर्णों के चित्र मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये जो देखो और कहो विधि है इसको मनोवैज्ञानिकों ने भी सही और सटीक विधि माना है। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चों को आपने कोई भी चित्र बना दिया, दिखा दिया, जैसे कि हम देखते होंगे, अब आजकल आप बुक्स में भी देखते हो कि चित्रों के माध्यम से कहानी बनाना, इस तरीके से बच्चों के लिए गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ जो है बुक्स में भी होती है कि
प्यासे कौवे की अगर आप कहानी पढ़ा रहे हैं तो कहानी ना बताते हुए पहले हम उसको बच्चों को जो है कहानी नहीं बताएंगे, और हमने एक घड़ा रख दिया है, खाली घड़ा रखा है, कौवा रखा है, वो कुछ सोच रहा है, इस तरीके से डॉट डॉट करके सोचने का निशान बना दिया है। फिर वो घूम रहा है, उड़ रहा है, फिर पास में कंकर रखे हुए हैं, फिर डालते हुए जो कंकर को डालते हुए दिखा रहे हैं, फिर पानी ऊपर तक आ रहा है, वो पी रहा है। इस प्रकार से आप बच्चे को चित्र दिखाकर अगर हम कुछ पूछेंगे, उस कहानी को बच्चा नहीं जानता है तो पूरी तो नहीं, क्योंकि जिस स्तर का बच्चा होगा उस स्तर का ही वो कार्य करेगा। तो छोटे बच्चे हैं अगर, तो वो पहली बार में तो खैर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप करके देखेंगे तो पहली बार में बच्चा कुछ हद तक वो बता देगा कि शायद इसको प्यास लग रही है, पर इस घड़े में तो पानी नहीं है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें वो कहानी चित्र के माध्यम से देखकर ज़रूर बता देगा। इस प्रकार से कई सारे जो चित्र वगैरह दिखाकर अनेक जो कहानियाँ हैं या और कोई पाठ्य सामग्रियाँ वगैरह है, वो चीज़ आप बच्चों को दिखाकर पूछ सकते हैं। इनसे जो है उनका मस्तिष्क का भी विकास होता है, क्योंकि वो अपने दिमाग पर जोर देंगे उसको पढ़ने के लिए, उसको करने के लिए। फिर अगली विधि है हमारी वाक्य विधि। वाक्य विधि में क्या होता है, वाक्य शब्द वर्ण आदि के क्रम में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि पहले एक पूरा वाक्य जो होता है वो बच्चे को दिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। उसके बाद में उस वाक्य के जो टुकड़े हैं, थोड़े छोटे छोटे शब्द हैं, एक एक शब्द को उसमें पढ़ाया जाता है और फिर वर्णों को पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ये विधि चलती है। आगे आती है कहानी विधि। कहानी विधि में यही है कि इसमें कहानियों के माध्यम से आप अपने टॉपिक को पढ़ाते हैं, यानी कि जो शिक्षक है वो कहानी के माध्यम से अपनी जो पाठ्य वस्तु है उसको बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं और इंटरेस्ट लेके बच्चे पढ़ते हैं, तो वो उनको समझ में भी अच्छे से आ जाता है। अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण के नाम से ही पता चल रहा है किसी का अनुकरण किया जा रहा है, यानी कि किसी के पीछे पीछे चला जा रहा है। यह देखो और कहो का दूसरा रूप है। अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हैं। अनुकरण विधि यही होती है कि अध्यापक जो भी बोल रहा है उसको बच्चे दोहरा रहे हैं। अध्यापक ने कैसे कबूतर बोला तो बच्चे भी बोलेंगे कैसे कबूतर। इस प्रकार से अनुकरण विधि के द्वारा भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी कहानी को, कविता को या किसी भी पाठ को शिक्षक द्वारा कक्षा में बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, पढ़ा जाता है और उसको जो छात्र है उनके द्वारा दोहराया जाता है। इस प्रकार से हमारी पठन कौशल की ये शिक्षण विधियाँ हो जाती है। इन विधियों के माध्यम से हम पठन कौशल को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से करा सकते हैं और पठन कौशल का विकास कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं पठन संबंधी त्रुटियाँ, कि पढ़ने में कौन कौन सी त्रुटियाँ बच्चे द्वारा हो सकती है, क्या क्या त्रुटियाँ, क्या क्या गलतियाँ हो जाती है, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। देखते हैं अटक अटक कर पढ़ना, यानी कि जो पढ़ता है बच्चा, जो ज़ोर से स्वर वाचन करता है, जो बच्चा ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ता है, उसमें स्टार्टिंग में अटक अटक कर पढ़ने की परेशानी आती ही है, क्योंकि जब तक उसको पूर्ण रूप से मात्राओं का ज्ञान नहीं हो जाएगा, पूर्ण रूप से बच्चे को अपना जो लय में एक कहते हैं ना बिल्कुल तारतम्यता के साथ पढ़ना नहीं आएगा, तब तक बच्चा अटक अटक कर पढ़ेगा और ये पठन में त्रुटि है, पठन में ये बाधा पहुंचाता है। फिर दूसरा है अनुचित मुद्रा, पुस्तकों को आँखों के निकट या दूर रखना। अनुचित मुद्रा यानी कि आप सोकर पढ़ रहे हैं या आप उल्टे लेट के पढ़ रहे हैं या पुस्तक को आप अपने आँखों से बहुत दूर रख रखे हैं या बहुत पास रख रखे हैं। इस प्रकार की जो मुद्राएं होती है उनसे भी पठन में त्रुटियाँ या गलतियाँ हो जाती है और ये पठन में आपको कठिनाई देती है, परेशानी होती है। अगला है अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण करने पर भी आपका पठन भी अशुद्ध और गलत ही होगा। अशुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये भी आपके पठन में त्रुटि है, पठन में कठिनाई देती है। फिर है अनियमित गति। अनियमित जो गति है ये भी आपको बाधा पहुंचाती है, ये भी आपके पठन में त्रुटि है।
अनियमित गति यानी कि जहाँ आपको कोई जल्दी जल्दी पढ़ना है वहाँ आप बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और कहीं कि आपको धीरे धीरे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, मानसिक जो है मानसिकता से आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, तो आप वहाँ जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो ये आपको परेशानी देता है। भावों के अनुसार आरोह व अवरोह का अभाव। अगर आपके पढ़ने में आरोह अवरोह जो होता है, उतार चढ़ाव जो होता है, उनका अभाव है, भाव का अभाव है, तो आपके पठन में ये भी एक कठिनाई है, ये भी एक समस्या है। इस प्रकार से हमारा ये पठन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे।